इस वीडियो में हम NISM 8 सीरीज का 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर फ्यूचर्स और ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज के बारे में है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसके एग्जाम में वेटेज 10 मार्क्स की है। हमने चैप्टर 1 में देखा था कि डेरिवेटिव मार्केट में मेनली 3 टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं: हेजर्स, स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्राजर्स। हेजर्स का काम होता है कि अपने रिस्क को कम करना, उनका जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी पोजीशन है, उसमें रिस्क को कम करना। स्पेक्युलेटर या फिर ट्रेडर का काम क्या होता है? डेरिवेटिव मार्केट के थ्रू प्रॉफिट कमाना। उसके लिए वो हाई रिस्क लेने को भी रेडी रहते हैं, लेकिन मेन एम क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना। और आर्बिट्राजर्स का काम क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट के दो अलग मार्केट में अगर अलग प्राइसेस चल रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना, सस्ती मार्केट से खरीद के महंगी मार्केट में बेच देना। तो काइंड ऑफ रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाना। अब जो हमारे फ्यूचर और ऑप्शन होते हैं, उनके थ्रू हम इन तीनों कामों को कैसे अचीव कर सकते हैं, वही इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। पहले हम देखेंगे कि हम फ्यूचर्स के थ्रू हेज कैसे कर सकते हैं, ट्रेड कैसे कर सकते हैं, और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी उसमें क्या क्या रहती है। फिर सेम चीज हम ऑप्शन के थ्रू देखेंगे। तो अगर हमें फ्यूचर्स के थ्रू हेजिंग करनी हो, तो मेनली आप तीन टेक्निक्स का यूज करते हो। पहला है फ्यूचर को बाय करके, दूसरा है फ्यूचर को सेल करके, तीसरा है इंडेक्स फ्यूचर को सेल करके। हमारे फ्यूचर स्टॉक के भी हो सकते हैं और इंडेक्स के भी हो सकते हैं। तो अगर आपको अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को हेज करना है, जो आपका पोर्टफोलियो है उसके रिस्क को कम करना है, उसकी हेजिंग में इंडेक्स फ्यूचर काम में आते हैं। लॉन्ग हेजिंग का मतलब क्या हुआ? मान लो आपको एक स्टॉक खरीदना है, लेकिन आज की डेट में उसको खरीदने का पैसा आपके पास नहीं है। वो पैसा मान लो आपको 2 मंथ्स के बाद मिलेगा। हो सकता है कि आपकी कोई एफडी मैच्योर हो रही हो, आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक रही हो, किसी भी रीजन से आपको 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा। उस टाइम पर आप उस स्टॉक को खरीदना चाहते हो, लेकिन आपको डर है कि इस स्टॉक का प्राइस 2 मंथ्स में राइज हो जाएगा और आपको हाई प्राइस पर उसे खरीदना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप फ्यूचर को बाय कर लो। उससे क्या होगा? आज के प्राइस पर आपको फ्यूचर बाय कर लिया, फिर 2 महीने बाद मान लो प्राइस राइज भी हो गया, तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा। आपको जो फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट की हेल्प से आप राइजिंग प्राइस में भी बाय कर सकते हो। अगर मान लो प्राइस डाउन हो गया, आपको फ्यूचर में तो लॉस हो गया, लेकिन 2 मंथ्स के बाद आप सेम स्टॉक को कम प्राइस पर खरीद पाओगे। आज की डेट में जो प्राइस होगा, उसके आसपास आपका लॉक इन हो जाएगा। उसी प्राइस पर आपको इफेक्टिवली स्टॉक मिल जाएगा। तो लॉन्ग हेज यानी कि फ्यूचर को बाय करके हेज कब करना है? जब हमें फ्यूचर में किसी स्टॉक को खरीदना हो और आज की डेट में हमारे पास पैसे ना हो। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, अगर हमारे पास पैसे नहीं है आज की डेट में, तो हम फ्यूचर को भी कैसे खरीदेंगे? उसके लिए तो पैसे लगेंगे। लेकिन हमें क्या याद रखना है? फ्यूचर में हमें लीवरेज मिलता है। हमें केवल 20% पैसा, इतना ही पैसा एज ए मार्जिन देना होता है। अगर हमें कैश मार्केट में बाय करना होता तो हमें 100%, लेकिन फ्यूचर में हमें लीवरेज मिलता है। आपके पास 20% पैसा तो होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं है, आप लॉन्ग हेज नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट आता है शॉर्ट हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स। आप फ्यूचर को शॉर्ट करके हेज कब करोगे? अगर मान लो आपके पास एक स्टॉक है, मान लो XYZ कंपनी के आपके पास 1000 शेयर्स है। आप उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आने वाले 1-2 महीने में मार्केट गिर सकती है, उसका प्राइस गिर सकता है। एक ऑप्शन आपके पास क्या है कि आज की डेट में इन 1000 शेयर को सेल कर दो। जब 1-2 मंथ्स के बाद मार्केट स्टेबल हो जाए, आपको लगे कि अब स्टेबल हो गई है, उस टाइम पर बाय कर लो। लेकिन इसमें क्या होगा? आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहेगी और टर्नओवर भी आपका बढ़ जाएगा, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो इसे रखना ही रखना है। तो आप क्या कर सकते हो? टेम्परेरी वॉलिटिलिटी, कि 1-2 महीने के लिए जो आपको डर लग रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप शॉर्ट एज फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो। आपके पास कैश में तो स्टॉक पड़े ही हैं, आप इसके फ्यूचर को शॉर्ट कर दो, फ्यूचर को सेल कर दो। इससे होगा क्या? मान लो प्राइस बढ़ गया, फ्यूचर का बढ़ेगा तो कैश मार्केट में भी बढ़ेगा। दोनों जगह ये रिलेटिवली इक्वली चलते हैं। तो फ्यूचर का बढ़ेगा, तो आपने बेचा था, तो अब आपको लॉस हो रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। दोनों आपस में ऑफसेट हो जाएंगे, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। सिमिलरली अगर प्राइस गिर गया, तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने हाई प्राइस में बेचा हुआ है, पर कैश मार्केट में लॉस हो जाएगा।
अगेन दोनों आपस में एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। और हेजिंग में यही तो करना होता है कि हमें अपने रिस्क को कम करना होता है। हमारा मेन प्रॉफिट कमाना नहीं होता, अपने रिस्क को कम करना है। तो आप स्टॉक के फ्यूचर को कब सेल करोगे हेजिंग के लिए? जब आपके पास कोई स्टॉक ऑलरेडी है कैश मार्केट में और आपको लगता है कि थोड़े टाइम के लिए मार्केट गिर सकती है और अपने स्टॉक को बेचना नहीं चाहते, उस टाइम पर आप फ्यूचर को सेल कर दो और आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। और ये प्रोटेक्शन किस रेशो में करना है? हमें 1:1, यानी कि अगर हमारे पास 1000 शेयर्स हैं तो हमें फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से करना है कि उसकी टोटल यूनिट्स हमारी 1000 बने। जैसे मान लो 500 साइज का लोट है, लोट साइज 500 साइज का है, तो हमें 2 फ्यूचर सेल करने हैं ताकि 500 इंटू 2 हमारी 1000 यूनिट सेल हो जाए। जितनी हमारे पास कैश में यूनिट है उतनी ही यूनिट्स हमें फ्यूचर में सेल करनी है। तो हमें लोट साइज देखना पड़ेगा, कितना लोट साइज है, अकॉर्डिंगली हमें उतने लोट बेचने पड़ेंगे। थर्ड आता है पोर्टफोलियो एंड यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि मार्केट गिर सकती है, आने वाले टाइम में मार्केट गिर सकती है और आपको अपने पोर्टफोलियो को हेज करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो को सेल नहीं करना कि अभी सेल कर दूं और बाद में बाय करूं, आपको हेज करना है बिना सेल किए। तो आप उसमें इंडेक्स फ्यूचर का यूज कर सकते हो। इंडेक्स फ्यूचर क्या होता है? डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो भी वेल डाइवर्सिफाइड है, उसमें 15-20 स्टॉक है अलग अलग सेक्टर से, तो आप उसकी रिस्पेक्ट में इंडेक्स फ्यूचर को बेच सकते हो। स्टॉक के केस में तो क्या था, हम उसी स्टॉक का फ्यूचर बेच देते थे। पर अगर हमारा पोर्टफोलियो में 15-20 शेयर है तो हम हर एक स्टॉक का फ्यूचर थोड़ी बेचने जाएंगे, इतने सारे ट्रेड थोड़ी करेंगे। सिंपली हम इंडेक्स फ्यूचर को बेच देंगे और उससे अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लेंगे। सेकंड सिनेरियो क्या होगा? मान लो आपके पास ऐसा स्टॉक है जिसका फ्यूचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, फ्यूचर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस केस में भी आप इंडेक्स फ्यूचर का यूज कर सकते हो। अब हम कितने इंडेक्स फ्यूचर बेचे? जैसे स्टॉक के केस में तो क्या था, 1:1 का रेशो था, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर के केस में ये रेशो थोड़ा सा अलग होता है। एक बार हम उस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। हमें कितने इंडेक्स फ्यूचर बेचने पड़ेंगे, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो हेज रेशो। कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमें इंडेक्स फ्यूचर के बेचने पड़ेंगे। ये निकलता है कि जो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू है, मान लो 1 करोड़ की वैल्यू है, उसको अपने पोर्टफोलियो के बीटा से मल्टीप्लाई कर दो। बीटा क्या दिखाता है कि हमारा पोर्टफोलियो मार्केट इंडेक्स से कितना ज्यादा वोलेटाइल है, यही तो दिखाता है। और जो ये वैल्यू आए इसको डिवाइड कर दो, जो भी आपके इंडेक्स फ्यूचर की एक यूनिट का प्राइस है इनटू में जो उसका लोट साइज है, बेसिकली एक इंडेक्स की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से। इससे जो निकल कर आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने इंडेक्स फ्यूचर आपको शॉर्ट करने पड़ेंगे। इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। मान लो आज के दिन आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 1 करोड़ और पोर्टफोलियो का बीटा है 1.5। इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस दिया हुआ है 25,000 और लोट साइज है 50। आपको बताना है कि कितने इंडेक्स फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट आपको सेल करने पड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, जिसे पोर्टफोलियो हेज रेशो भी कहते हैं। तो हम हमारे फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे। पोर्टफोलियो बीटा इंटू पोर्टफोलियो वैल्यू 1.5 इंटू 1 करोड़ डिवाइडेड बाय में इंडेक्स फ्यूचर प्राइस, एक यूनिट का प्राइस कितना है 25,000 इंटू में लोट साइज 50। जब हम ये वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल कर आई 12, कि हमें 12 इंडेक्स फ्यूचर्स को सेल करना पड़ेगा। इससे हमारा पोर्टफोलियो हेज रहेगा, प्रॉफिट और लॉस आपस में ऑफसेट हो जाएंगे, हमारा जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर हमें ट्रेडिंग करनी हो, स्पेक्यूलेटिंग या फिर ट्रेडिंग करनी हो फ्यूचर के हेल्प से, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसमें दो चीज रहेंगी, हम फ्यूचर्स को बाय करें, फ्यूचर को सेल करें। अगर हमारा बुलिश व्यू है, हमें लगता है कि मार्केट चढ़ेगी, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, हम फ्यूचर को बाय कर लेंगे, जिसको बोलते हैं लॉन्ग फ्यूचर, फ्यूचर्स में लॉन्ग करना। और अगर हमारा बियरिश व्यू है, हमें लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, हमारा बियरिश व्यू है, हम फ्यूचर को शॉर्ट कर देंगे, फ्यूचर को सेल कर देंगे। अब हम ये काम तो कैश मार्केट में भी कर सकते थे कि अगर हमें लग रहा है कि मार्केट चढ़ेगी तो कैश मार्केट में बाय कर लेते हैं। फ्यूचर में बाय करने से हमारा बेनिफिट क्या हो रहा है? हमें लिवरेजिंग का बेनिफिट मिल रहा है। हमें केवल 20% ही पैसा देना है, तो हम कम पैसे में ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट और लॉस कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में एक और चीज के बेस पर ट्रेडिंग होती है कि फ्यूचर के प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओपन इंटरेस्ट क्या था? नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग जो कि अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। तो हमारा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है और फ्यूचर के प्राइसेस घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पर आपके 4 केसेस बनते हैं और ये ट्रेंड इंडिकेट करते हैं कि स्टॉक का या फिर इंडेक्स का प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, लोग इस स्टॉक में कर क्या रहे हैं। तो अगर हमारे फ्यूचर के प्राइस राइज हो रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि लोग ज्यादा ट्रेड ले रहे हैं और फ्यूचर प्राइस भी राइज कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा लोग
बाय कर रहे हैं। बाय करने का मतलब हुआ कि डिमांड बढ़ रही है, यानी कि लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, मार्केट चढ़ेगी, उनका व्यू बुलिश है। तो ये बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है और इसकी टेक्निकल टर्म होती है लॉन्ग बिल्डअप। कि इस स्टॉक या फिर इंडेक्स में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लोग इसे बाय करना पसंद कर रहे हैं। सेकंड सिनेरियो आएगा, आपके फ्यूचर के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा है। प्राइस बढ़ रहे हैं यानी कि बाय तो हो रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों की पहले शॉर्ट पोजीशन थी, जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा था, वो अपनी पोजीशन को बाय करके क्लोज कर रहे हैं। इसलिए स्टॉक के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। इसे बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। कि जिन्होंने पहले से शॉर्ट किया हुआ था, वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं या फिर स्क्वेयर अप कर रहे हैं। ये भी जनरली बुलिश ट्रेंड का ही इंडिकेटर होता है। फिर नेक्स्ट आता है, फ्यूचर के प्राइस फॉल कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है। फ्यूचर के प्राइस फॉल कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं। तो ये बियरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है और टेक्निकल टर्म हो जाती है इसकी शॉर्ट बिल्डअप। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शॉर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। फिर फोर्थ आता है, फ्यूचर के प्राइस फॉल कर रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा क्या केस होगा, फ्यूचर के प्राइस तो गिर रहे हैं, यानी कि लोग सेल ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जिनकी पहले लॉन्ग पोजीशन थी, जिन्होंने बाय कर रखा था, वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। इसे बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। कि पहले जिनकी लॉन्ग पोजीशन थी, वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं या फिर स्क्वेयर अप कर रहे हैं, जिस वजह से प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं फ्यूचर के, लेकिन ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन कर रहा है। और ये भी बियरिश ट्रेंड ही होता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर्स। फ्यूचर के थ्रू हम आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें चार चीजें आती हैं, कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, इंटर एक्सचेंज या फिर इंटर मार्केट आर्बिट्राज और कैलेंडर स्प्रेड आर्बिट्राज। वैसे तो हमने इन चारों को ही चैप्टर 3 फ्यूचर का जब डिस्कशन कर रहे थे उसमें डिस्कस किया था। कैश एंड कैरी, रिवर्स कैश एंड कैरी और इंटर मार्केट को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। कैलेंडर स्प्रेड का हमने केवल बेसिक देखा था, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि कैलेंडर स्प्रेड आर्बिट्राज कैसे वर्क करता है। कैलेंडर स्प्रेड में आप क्या करते हो, आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हो सेम स्टॉक के, एक्सपायरी डिफरेंट होती है। जैसे मान लो हमारी 3 मंथ की साइकिल चल रही है, जैसे मान लो जैन, फेब और मार्च, इनके फ्यूचर हमारे ट्रेड हो रहे हैं। तो अगर मैं एक जैन का ले लूं, एक मार्च का ले लूं, इनकी एक्सपायरी अलग अलग होगी, तो ये मेरा कैलेंडर स्प्रेड हो गया। कैलेंडर स्प्रेड में जनरली अपोजिट पोजीशन ली जाती है, एक में मैं बाय करूंगा, एक में मैं सेल करूंगा। किसमें बाय करूंगा, किसमें सेल करूंगा, ये कैसे डिसाइड करूंगा, मैं फेयर प्राइस कैलकुलेट करूंगा और एक्चुअल प्राइस देखूंगा कि फ्यूचर का चल क्या रहा है। तो उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि किसमें मुझे बाय करना है, किसमें मुझे सेल करना है। जैसे मान लो हमने जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाकर फेयर फ्यूचर प्राइस फाइंड आउट किया कि नियर मंथ का 120 होना चाहिए, फार मंथ का 122 होना चाहिए। हमने ये मैथमेटिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअल प्राइस जो चल रहे थे, नियर मंथ का ज्यादा चल रहा था, 120 से 120.5 चल रहा था, ज्यादा चल रहा था। और फार मंथ का कम चल रहा था, 121.3, जबकि होना चाहिए था 122। तो जिसका ज्यादा चल रहा हो उसको तो कर दो सेल, जिसका कम चल रहा हो उसको तो कर दो बाय। हमने अलग अलग एक्सपायरी की सेम स्टॉक में पोजीशन ले ली, तो ये हमारा कैलेंडर स्प्रेड बन गया। जिसका ज्यादा प्राइस चल रहा हो उसको सेल कर दो, जिसका कम चल रहा हो उसको बाय कर लो। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जो भी मार्केट में मिस प्राइसिंग है, फेयर फ्यूचर प्राइस से डेविएशन है, ये थोड़े ही टाइम के लिए रहता है और मार्केट बहुत जल्दी अपने आप को करेक्ट कर लेती है, वो फेयर फ्यूचर प्राइस पर आ जाती है। तो जब मार्केट फेयर फ्यूचर प्राइस पर आएगी, मान लो थोड़े टाइम के बाद फेयर फ्यूचर प्राइस जो होने चाहिए थे उन पर आ गई, उस टाइम पर हम अपने ट्रेड को रिवर्स कर देंगे। जो सेल किया था उसे बाय कर लेंगे, जो बाय किया था उसे सेल कर लेंगे। तो इस पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 120.5 में सेल किया था, 120 बाय कर लिया, 0.5 का प्रॉफिट हुआ। और इस ट्रेड में 121.3 पर बाय किया था, 122 में सेल कर लिया, 0.7 का हमें यहाँ से प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट हमें 1.2 का हो गया। और ये कितना है, जो स्टार्टिंग में इनके बीच का डिफरेंस था, 120.5 माइनस 120, 122 माइनस 121.3, स्टार्टिंग में जो इनका डिफरेंस था उतना हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और ये रिस्क फ्री रहेगा। मान लो आपके प्राइस जैसे 115 और 117 हो जाते, या फिर 125 और 127 हो जाते, तो भी आपका प्रॉफिट सेम ही रहता। जब भी आपके फेयर फ्यूचर प्राइस आ जाए या फिर इनके बीच का गैप एडजस्ट हो जाए, जितना गैप होना चाहिए उतना गैप आ जाए, उस टाइम पर आप इन्हें रिवर्स कर लोगे
और स्टार्टिंग में किस बेसिस पर बाय और सेल करोगे? जिसका प्राइस ज्यादा है उसे सेल कर दो, जिसका कम है उसे बाय कर लो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम सेम काम हेजिंग, ट्रेडिंग और आर्बिट्राजिंग ये ऑप्शन का यूज करके कैसे कर सकते हैं। फ्यूचर की स्ट्रेटेजी हमारी काफी सिंपल थी, ऑप्शंस की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रहेगी, तो यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम कॉल ऑप्शन को बाय करके कैसे हेज कर सकते हैं और पुट ऑप्शन को बाय करके कैसे हेज कर सकते हैं, दोनों को ही देखते हैं। कॉल ऑप्शन बाय करने वाला केस तो हमारा सेम है जो लॉन्ग फ्यूचर का था, कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हमें स्टॉक खरीदना है, लेकिन हमारे पास थोड़े टाइम में पैसा आ जाएगा कि 2 मंथ्स में हमें पैसा मिलेगा, पर हमें डर है कि प्राइसेस राइज ना हो जाए। तो उस केस में आप क्या करो, आप कॉल ऑप्शन को बाय कर लो। कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे आपको थोड़ा सा प्रीमियम लगेगा, लेकिन अगर प्राइस बढ़ गए तो आपको इस कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाएगा, जिसकी हेल्प से आप अगर प्राइस राइज भी होते हैं तो फ्यूचर में उस प्रॉफिट की हेल्प से आप स्टॉक को बाय कर पाओगे। और अगर प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो आप इस कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपका प्रीमियम वेस्ट चला जाएगा, लेकिन आपको स्टॉक कम प्राइस में मिल जाएंगे। लॉन्ग कॉल का केस लॉन्ग फ्यूचर की तरह है कि आपको स्टॉक खरीदना है लेकिन आज के दिन पैसे नहीं है, आपको फ्यूचर में पैसे आएंगे, उस टाइम खरीदोगे, तो आप कॉल ऑप्शन को बाय कर लो। और पुट को लॉन्ग करने का केस सेम है। आपको मार्केट डाउनटर्न, आपको लगता है कि मार्केट गिरेगी, आपके पास स्टॉक में पोजीशन है, अंडरलाइन स्टॉक में पोजीशन है, आप उसे बेचना नहीं चाहते लेकिन उसको हेज करना चाहते हो, तो पुट बाय कर लो कि आप सेल करने का राइट ले रहे हो कि मैं इस प्राइस में सेल कर दूंगा। आपके पास अंडरलाइन स्टॉक में ऑलरेडी पोजीशन थी, आपने पुट बाय कर लिया, यानी कि अगर मार्केट गिरी तो आपको इस पुट में प्रॉफिट हो जाएगा। आपने राइट लिया हुआ है कि मैं यहाँ पर हाई प्राइस में सेल कर सकता हूँ, मार्केट गिरी तो यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा, अंडरलाइन स्टॉक पोजीशन में लॉस हो जाएगा, दोनों आपस में एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे। और अगर मार्केट बढ़ गई तो मेरे स्टॉक में तो पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, मेरे स्टॉक में तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। और लॉन्ग पुट में मैं क्या करूंगा, अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मुझे केवल प्रीमियम का लॉस होगा। तो जितना मेरा ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा मुझे फायदा होगा, मेरा लॉस कितना है, प्रीमियम का लॉस है। ये जो स्ट्रेटजी है इसे प्रोटेक्टिव पुट भी कहते हैं और सिंथेटिक लॉन्ग कॉल भी कहते हैं। सिंथेटिक लॉन्ग कॉल क्यों है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी का पे ऑफ चार्ट और लॉन्ग कॉल का पे ऑफ चार्ट सेम होता है। कैसे समझते हैं। लॉन्ग कॉल में आपका क्या होता है, आप एक प्रीमियम देते हो, ठीक है, आपने ये स्ट्राइक प्राइस पर लॉन्ग कॉल बाय कर ली कि इस प्राइस पर मैं खरीद लूंगा, उसके बदले आपने एक प्रीमियम दिया। अब मार्केट चढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट गिरेगी तो आप इसको एक्सरसाइज नहीं करोगे और आपका प्रीमियम लॉस हो जाएगा। राइट, यही होता है। अब इस पोजीशन में देखते हैं क्या होता है। मान लो हमारे स्टॉक की अंडरलाइन वैल्यू आज ये है, इस पॉइंट पर है। अब हमने एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया, तो अगर हमारा यहां से बढ़ेगा तो हमारा क्या है, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट माइनस प्रीमियम, जो कि यहाँ पर हो रहा था, प्रॉफिट माइनस स्टार्टिंग में जो प्रीमियम दिया इतना ही हो रहा था, सेम चीज हमारी यहाँ पर होगी। और अगर नीचे जाती है तो हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे, हमारा लॉन्ग पुट में प्रॉफिट हो जाएगा और हमारे स्टॉक में लॉस हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल कर देंगे, लेकिन बचेगा क्या, जो हमने लॉन्ग पुट को बाय करने का प्रीमियम दिया होगा, हमारा ओवरऑल लॉस प्रीमियम के इक्वल हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही थी कि अगर प्राइस गिर रहे थे तो हमें केवल प्रीमियम का लॉस हो रहा था, अगर चढ़ रही है तो प्रॉफिट माइनस प्रीमियम, इतना हमें प्रॉफिट आ रहा था। इसीलिए इसे प्रोटेक्टिव पुट भी कहते हैं कि हमने पुट के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट किया है, प्रोटेक्टिव पुट। और इसका पे ऑफ चार्ट सेम लॉन्ग कॉल जैसा होता है, इसलिए इसे सिंथेटिक लॉन्ग कॉल भी कहते हैं, कि हमने डायरेक्ट लॉन्ग कॉल ना लेकर अपनी पोजीशन इस तरह से ली है कि वो लॉन्ग कॉल के पे ऑफ को रिफ्लेक्ट कर रही है, सिंथेटिक लॉन्ग कॉल। फिर नेक्स्ट आता है कि हम ऑप्शन का यूज करके ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है, जिसमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। स्प्रेड्स, स्ट्रेडल्स, स्ट्रेंगल्स, कवर्ड कॉल, कॉलर, बटरफ्लाई स्प्रेड। इनमें से आपकी पहली चार ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, कॉलर और बटरफ्लाई स्प्रेड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। स्प्रेड में हमारे तीन टाइप होते हैं, वर्टिकल स्प्रेड, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड। स्प्रेड का मीनिंग क्या है, हमने दो ऑप्शन लिए, दोनों या तो कॉल लिए, दोनों या तो पुट लिए। हमने दो कॉल ऑप्शन लिए, उनमें स्ट्राइक प्राइस अलग हो सकता है, या फिर एक्सपायरी अलग हो सकती है, या फिर दोनों ही अलग हो सकती है। इसी के बेसिस पर हमारे तीन स्प्रेड बनते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल में क्या होगा, आपकी एक्सपायरी सेम रहेगी और स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट होंगे। हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एक्सपायरी ले ली और वर्टिकल पर स्ट्राइक ले लिया। तो आप देखोगे हमने सेम एक्सपायरी और डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन लिए, तो ये काइंड ऑफ एक वर्टिकल लाइन बन रही है, इसलिए ये वर्टिकल स्प्रेड हो गया। हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे,
स्ट्राइक प्राइस तो सेम रहेगा, एक्सपायरी अलग अलग रहेगी। हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, तो ये हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हो गया। डायगोनल में क्या होगा, आपकी दोनों ही चीजें अलग हो सकती हैं, स्ट्राइक प्राइस भी और एक्सपायरी भी। जैसे स्ट्राइक प्राइस इसका अलग है, एक्सपायरी दोनों की अलग है, डायगोनल लाइन बनेगी काइंड ऑफ, इसलिए ये डायगोनल स्प्रेड हो गया। डायगोनल में दोनों ही अलग रहेंगी, हॉरिजॉन्टल में एक्सपायरी अलग रहेगी और वर्टिकल में स्ट्राइक प्राइस अलग रहेंगे। और ये जो ऑप्शन होंगे ये दोनों सेम टाइप होंगे, या तो दोनों कॉल होंगे या फिर दोनों पुट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कॉल ले लिया एक पुट ले लिया, दोनों ऑप्शन सेम टाइप के होंगे, आइदर कॉल या फिर पुट। और स्प्रेड्स में आपका क्या होता है, प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है और लॉस भी लिमिटेड होता है। अब वर्टिकल स्प्रेड तो आपके मल्टीपल टाइप के होते हैं, इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड जो है आपका, ये काइंड ऑफ जो हमने कैलेंडर स्प्रेड देखा था फ्यूचर केस में, वैसा ही हो गया कि हमने अलग अलग एक्सपायरी का ऑप्शन ट्रेड कर लिया, एक को बाय कर लिया एक को सेल कर लिया। इसमें हम किस चीज पर बैट कर रहे हैं कि जो भी टाइम वैल्यू है, उनकी टाइम वैल्यू के बेसिस पर जो भी चेंज आएगा इनके प्रीमियम में, वो अलग अलग आएगा, एक में ज्यादा आएगा एक में कम आएगा। अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हम फेयर प्राइस निकालेंगे दोनों के प्रीमियम का, कि दोनों के प्रीमियम का फेयर प्राइस क्या चल रहा है। जिसका ज्यादा चल रहा होगा उसको सेल कर देंगे, जिसका कम चल रहा होगा उसको बाय कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी हॉरिजॉन्टल स्प्रेड वर्क करेगा, जैसे हमारा कैलेंडर स्प्रेड वर्क करता था। डायगोनल स्प्रेड में क्या है, आपकी एक्सपायरी भी अलग है स्ट्राइक्स भी अलग है, तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज बनती है, तो इसको डिटेल में हमें समझने की जरूरत नहीं है। अब हम वर्टिकल स्प्रेड पर फोकस करते हैं। वर्टिकल स्प्रेड आपके बुलिश भी हो सकते हैं बियरिश भी हो सकते हैं। ये आपने बुलिश वर्टिकल स्प्रेड बनाया है या फिर बियरिश वर्टिकल स्प्रेड बनाया है, और हर एक स्प्रेड दोनों ऑप्शन से बन सकता है। कि आपने केवल कॉल ऑप्शन का यूज किया है बुलिश वर्टिकल स्प्रेड बनाने के लिए, कॉल ऑप्शन का यूज किया है। बुलिश वर्टिकल स्प्रेड बनाने के लिए पुट ऑप्शन का यूज किया है। बेरिश बनाने के लिए आपने केवल कॉल ऑप्शन का यूज किया है, बेरिश बनाने के लिए केवल पुट ऑप्शन का यूज किया है। तो आपके चार केस हो सकते हैं। बुलिश में आपका व्यू क्या होता है, बुलिश कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और बेरिश में आपका व्यू क्या होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। अब हम बुलिश वर्टिकल स्प्रेड में क्या करेंगे, हम लोअर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को तो बाय करेंगे और हाइयर को सेल करेंगे। चाहे हम कॉल के थ्रू बना रहे हो चाहे पुट के थ्रू बना रहे हो, दोनों में ही हमें लोअर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को बाय करना है, हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को सेल करना है। कॉल में क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन हमारे कॉल के रहेंगे, बाय करने वाला भी सेल करने वाला भी। पुट में दोनों हमारे पुट के ऑप्शन रहेंगे, बाय वाला भी सेल वाला भी। बियरिश में क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट, हमें हाईयर स्ट्राइक प्राइस वाला बाय करना है, लोअर वाला सेल करना है, कॉल भी और पुट भी। अब किसी स्ट्रेटेजी में आपका इनिशियल प्रीमियम इनफ्लो होगा किसी में आउटफ्लो होगा, ये कैसे होगा ये हम वन बाय वन इन्हें डिटेल में देख के समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल्स। हमें क्या करना था, लोअर वाला बाय करना है हाइयर वाला सेल करना है, कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन में क्या होता है, जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस गिरता है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती है और आपके ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती है। कि ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगी तो ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू भी बढ़ेगी। और हम कर क्या रहे हैं, लोअर वाला हम बाय कर रहे हैं, यानी कि हमें ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, और हाइयर वाला सेल कर रहे हैं, हमें कम प्रीमियम मिलेगा। इसलिए हम ज्यादा प्रीमियम स्टार्टिंग में दे रहे हैं और कम हमें मिल रहा है। इसमें इनिशियल प्रीमियम का आउटफ्लो हो रहा है कि हमसे जा रहा है। और क्योंकि ये बुलिश वर्टिकल स्प्रेड है, तो जितनी ज्यादा मार्केट बढ़ेगी, हमारे हायर स्ट्राइक प्राइस की तरफ जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा, और जितनी ज्यादा गिरेगी उतना ज्यादा हमें लॉस होगा। लेकिन मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हो सकता है, जितना हमने प्रीमियम दिया है उतना ही हमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, जो भी हमारे स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पर 200 है, जो भी हमारे स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होगा माइनस जो हमारा नेट प्रीमियम जो भी हमारा गया है, इतना हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और स्टार्टिंग में जितना हमारा प्रीमियम गया है इतना हमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है। लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजी है। सिमिलरली हम बुलिश वर्टिकल स्प्रेड को पुट की हेल्प से भी बना सकते हैं। हम लोअर स्ट्राइक प्राइस के पुट को बाय करेंगे और हाइयर वाले को सेल करेंगे। और पुट के केस में क्या होता है, जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ता जाता है हमारा पुट का प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। चैप्टर 4 एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि कॉल का प्रीमियम कब बढ़ता है कब घटता है, और पुट का भी सेम केस। अब हमने हाइयर वाला सेल किया है और लोअर वाला बाय किया है। पुट के केस में हाइयर के केस में ज्यादा प्रीमियम रहता है, तो हमने ज्यादा प्रीमियम वाला सेल किया, यानी कि हमें ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, कम प्रीमियम हमें देना है, तो इनिशियल प्रीमियम का इसमें इन्फ्लो होगा।
और इस केस में हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस कितना हो सकता है? मैक्सिमम प्रॉफिट तो हमारा जितना प्रीमियम हमें इनिशियली मिला है, नेट प्रीमियम, ये जितना मिला माइनस जितना गया, इनिशियल प्रीमियम इनफ्लो जितना हुआ उतना हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और लॉस कितना हो सकता है? जो भी स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है माइनस में नेट प्रीमियम जो हमें मिला है, इतना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। और बुलिश स्प्रेड है, तो जितनी ज्यादा मार्केट बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा, और जितनी गिरेगी हमारे लॉस के चांसेस उतने बढ़ेंगे। अब बियरिश के केस में हमारा क्या है? जब हमारा बियरिश व्यू है कि मार्केट गिरेगी, इसमें कॉल के केस में हमें क्या करना है? जो हमारा बुलिश का था उसका अपोजिट, हमें हायर वाला बाय करना है, लोअर वाला सेल करना है। और कॉल के केस में क्या होता था? जितना लोअर स्ट्राइक प्राइस उतना हाई कॉल प्रीमियम। तो हमने क्या किया है? हमने लोअर वाला सेल किया है, हायर वाला बाय किया है। यानी कि हमें ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, कम प्रीमियम देना है, तो इसमें इनिशियल प्रीमियम का इनफ्लो होगा। अगेन ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, और लॉस जो इनका डिफरेंस है माइनस नेट प्रीमियम, इतना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। और क्योंकि बियरिश व्यू है, तो जितनी ज्यादा मार्केट गिरेगी उतना हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ बढ़ेगा, और जितनी ज्यादा मार्केट चढ़ेगी उतना हमारा लॉस की तरफ बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है बियरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग पुट्स। सेम, हमें हायर स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय करना है और लोअर वाला बेचना है। हमें हायर वाला बाय करना है और लोअर वाला सेल करना है। और पुट के केस में क्या है? जितना ज्यादा स्ट्राइक प्राइस उतना ही ज्यादा प्रीमियम। हमने ये बाय किया है, हमें ज्यादा प्रीमियम देना है और कम प्रीमियम हमें मिलेगा, तो इनिशियल प्रीमियम का आउटफ्लो होगा। तो हमारा मैक्सिमम लॉस इतना ही हो सकता है, और प्रॉफिट कितना हो सकता है? जो इनका डिफरेंस है माइनस नेट प्रीमियम, इतना हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और प्रॉफिट कब होगा? हमारा बियर इशू है, तो जितनी ज्यादा मार्केट नीचे जाएगी उतना हमारा प्रॉफिट के चांस बढ़ेंगे, जितनी ऊपर जाएगी उतने हमारे लॉस के चांस बढ़ेंगे। तो मैक्स प्रॉफिट और लॉस का फंडा क्या है वर्टिकल स्प्रेड के केस में? हमारा दो इक्वेशन बनेगी, एक नेट प्रीमियम इनफ्लो हो रहा है या फिर आउटफ्लो हो रहा है, और सेकंड जो हमारे स्ट्राइक प्राइसेस का डिफरेंस है, इनके बीच में गैप है, माइनस में जो नेट प्रीमियम है। ये दो इक्वेशन बनेगी। एक हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है, एक हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। इस केस में कौन सा होगा? जब हमारा नेट प्रीमियम का इनफ्लो आ रहा है, हमारे पास स्टार्टिंग में पैसा आ रहा है, तो वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, और दूसरी इक्वेशन हमारी मैक्सिमम लॉस होगी। जब हमसे नेट प्रीमियम बाहर जा रहा है, हम किसी को दे रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है, तो वो हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है, और जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो हमारा मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। और बुलिश स्प्रेड में क्या होता है? हमारा बुलिश व्यू है, तो जितना ज्यादा हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस, जितनी ज्यादा मार्केट चढ़ेगी उतना हमारा मैक्स प्रॉफिट के चांसेस बढ़ेंगे, और बियरिश में जितनी ज्यादा मार्केट गिरेगी, लोअर स्ट्राइक प्राइस की तरफ आएगी, उतना हमारा मैक्स प्रॉफिट के चांसेस बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैडल्स। इसमें हम क्या करते हैं? हम सेम स्ट्राइक प्राइस और सेम एक्सपायरी, सेम स्ट्राइक प्राइस और सेम एक्सपायरी का एक कॉल ऑप्शन लेते हैं, एक पुट ऑप्शन लेते हैं। लॉन्ग के केस में हम दोनों को, कॉल को भी और पुट को भी, दोनों को बाय करते हैं। शॉर्ट के केस में हम दोनों को सेल करते हैं। सेम स्ट्राइक सेम एक्सपायरी का हम एक कॉल ऑप्शन लेंगे, एक पुट ऑप्शन लेंगे। लॉन्ग स्ट्रैडल के केस में दोनों को बाय करेंगे, और शॉर्ट के केस में दोनों को सेल करेंगे। अब कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये किस पर डिपेंड करता है? कि हमारा मार्केट को लेके व्यू कैसा है। हमने अगर लॉन्ग किया है, बाय किया है, तो हमें क्या लगता है कि मार्केट आज मान लो यहाँ पर है, किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मूव करेगी। हमें ये नहीं पता कि वो ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन जिस भी डायरेक्शन में जाएगी बहुत ज्यादा मूव करेगी। छोटा मोटा मूव नहीं लेगी कि ऐसे गई फिर वापस आ गई, ऐसे गई वापस आ गई। एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मूव लेगी, हो सकता है वो ऊपर की तरफ ले, हो सकता है वो नीचे की तरफ ले। क्योंकि जितना ज्यादा इस प्राइस से दूर जाएगी उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? जो हमने स्टार्टिंग में प्रीमियम पे किया है। और मैक्सिमम प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है, जितनी दूर मार्केट जाती जाएगी उतना हमें प्रॉफिट होता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने दोनों का राइट ले रखा है, कि बाय करने का भी सेल करने का भी। अब मान लो नीचे की तरफ चली गई, तो हमारा क्या होगा? जो सेल वाला ऑप्शन है हम इसे एक्सरसाइज कर लेंगे, और हमारा जो भी प्रीमियम दिया था उसके बाद का सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इसके अलावा हमें और लॉस क्या होगा? ये बाय वाला, ये हमारा वर्थलेस हो जाएगा। तो जो बाय का प्रीमियम है उतना और घटा देंगे, बाकी हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अगर मार्केट चढ़ती है तो हम बाय वाला एक्सरसाइज कर लेंगे, तो प्रीमियम को छोड़ के बाकी प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और सेल वाला भी हमारा वर्थलेस हो जाएगा, तो सेल वाला प्रीमियम भी छोड़ के बाकी प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो हमारे प्रीमियम जितना तो हमें लॉस होगा, तो हमारे दो ब्रेक पॉइंट रहेंगे, यहाँ से लेकर जो हमारा टोटल प्रीमियम है राइट साइड में, और टोटल प्रीमियम है जो लेफ्ट साइड में। ये दो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट रहेंगे। इसके बीच में हमें या तो जीरो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। इससे दूर जब भी मार्केट जाएगी, इससे आउटसाइड रेंज में जब भी जाएगी, हमें प्रॉफिट होगा। और शॉर्ट के केस में क्या है? हमारा उल्टा व्यू है, कि मार्केट हमारी इसी रेंज में रहेगी, हमारी मार्केट इसी रेंज में रहेगी, मार्केट स्टेबल रहेगी। वो किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा मूव नहीं करेगी, थोड़ा सा बढ़ेगी थोड़ा सा गिरेगी, किसी एक पर्टिकुलर रेंज में ही रहेगी। और इस केस में हमारा मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमें प्रीमियम मिला है उतना है। लॉन्ग स्ट्रेडल का अपोजिट।
फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे ट्रायंगल्स। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक कॉल और एक पुट ऑप्शन, दोनों को आइदर बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, लेकिन इसमें हमारे स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट होते हैं। दोनों ही जो हम ऑप्शन लेते हैं आउट ऑफ द मनी लेते हैं, कॉल ऑप्शन भी आउट ऑफ द मनी और पुट ऑप्शन भी आउट ऑफ द मनी। मान लो अभी मार्केट प्राइस ये चल रहा है और हमें आउट ऑफ द मनी लेना है, यानी कि हायर स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेना पड़ेगा, और पुट ऑप्शन क्या है, लोअर स्ट्राइक प्राइस का लेना पड़ेगा। हम दोनों ही आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं। आउट ऑफ द मनी हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था कि ऐसा ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस जिसे अगर हम आज की डेट में एक्सरसाइज करें तो हमें लॉस होगा। तो इसमें हम दोनों ही ऑप्शन आउट ऑफ द मनी लेते हैं। व्यू हमारा सेम स्ट्रेडल वाला होता है। लॉन्ग स्ट्रेडल के केस में कि मार्केट एक डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगी, और शॉर्ट के केस में कि रेंज बाउंड रहेगी। लेकिन हम हमारी जो प्रीमियम की कोट है उसको कम करना चाहते हैं। आउट ऑफ द मनी के केस में हमारा ऑप्शन प्रीमियम इसमें भी कम लगेगा, इसमें भी कम लगेगा, तो हम हमारे प्रीमियम की कोट को कम करना चाहते हैं। स्ट्रेडल से इसमें कोट कम लगती है। तो हमारा अगेन सेम है बायर के लिए कि एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मूव करेगी, और सेलर सोचता है कि रेंज बाउंड रहेगी, स्टेबल रहेगी, ज्यादा दूर मूव नहीं करेगी। अगेन लॉस और प्रॉफिट भी सेम होते हैं। लॉन्ग के केस में मैक्सिमम लॉस तो प्रीमियम जितना हमने दिया वो, और प्रॉफिट अनलिमिटेड। और शॉर्ट के केस में अपोजिट, लॉस अनलिमिटेड, प्रॉफिट जितना प्रीमियम स्टार्टिंग में मिला वो। तो सेम स्ट्रेडल ही है, लेकिन हमारा सेम स्ट्राइक प्राइस ना होकर स्ट्राइक प्राइस अलग अलग रहेंगे। दोनों ही कॉल पुट ऑप्शन हम आउट ऑफ द मनी वाले लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कवर्ड कॉल और कॉलर स्ट्रेटेजी। कवर्ड कॉल में क्या होगा, आपके पास अंडरलाइंग स्टॉक में ऑलरेडी पोजीशन है, आपने कैश मार्केट में बाय किया हुआ है, आप उसे रखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, लेकिन साथ में आप ये चाहते हो कि आपको थोड़ी सी इनकम हो जाए, आपकी कॉस्ट थोड़ी सी कम होती जाए, आपको महीने की 2-3% इनकम आती रहे। आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रखना है, लेकिन आप इससे थोड़ी सी और इनकम एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हो। आपका एम होता है कि आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर लो बिना स्टॉक को सेल किए। तो आप क्या करते हो, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देते हो। मान लो स्टॉक का अंडरलाइंग प्राइस ये है, आपको स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, यहाँ पर आप एक शॉर्ट कॉल ऑप्शन ले लोगे, कॉल ऑप्शन को सेल कर दोगे। इससे होगा क्या, आपको इनिशियली थोड़ा सा प्रीमियम मिल जाएगा, और आपको लगता है स्टॉक का प्राइस यही रहेगा, इससे ज्यादा मूव नहीं करेगा, स्टॉक अभी स्टेबल रहेगा, मेरे को सेल नहीं करना, लेकिन थोड़ी सी इनकम आ जाए तो अच्छा है। आपको स्टार्टिंग में प्रीमियम मिल जाएगा। और अगर प्राइस यहीं पर रह गया तो बायर इस कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, और आपको आपका प्रीमियम मिल जाएगा, जिससे आपकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी, या फिर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी। तो इसमें व्यू क्या है आपका, स्टॉक प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। आपका मैक्सिमम गेन इससे कितना होगा, जितना आपको प्रीमियम मिला है, और लॉसेस आपके अनलिमिटेड रहेंगे। कैसे, दोनों चीजों को समझते हैं कि लिमिटेड गेन क्यों कह रहे हैं, अनलिमिटेड लॉसेस क्यों कह रहे हैं। लॉसेस का तो केस देखो, अगर प्राइस गिर गए, अगर प्राइस ज्यादा गिर गए, तो आपकी अंडरलाइन स्टॉक पोजीशन इसमें आपको लॉस होगा, और कॉल ऑप्शन को वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, बायर कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो आपको बस प्रीमियम मिला। इस लॉस में से आपका बस प्रीमियम इतना पार्ट बच गया, बाकी तो आपको लॉस है ही। आपके लॉस अनलिमिटेड है, ये प्राइस कितना भी नीचे जा सकता है, तो लॉसेस तो अनलिमिटेड है। लिमिटेड गेन क्यों कह रहे हैं, मान लो स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको अंडरलाइन पोजीशन में तो प्रॉफिट होगा, आपको लगेगा मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपने शॉर्ट कॉल किया हुआ है, तो आपको केवल थोड़ा सा प्रीमियम मिलेगा, बाकी सारा आपका ऑफसेट हो जाएगा, आपको इसमें लॉस हो जाएगा। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट स्ट्रेटजी में कितना होगा, जितना आपको प्रीमियम मिला है शॉर्ट कॉल के थ्रू, लॉस अनलिमिटेड है। लेकिन आपका व्यू क्या था कि प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, इसलिए आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए ऑप्शन को सेल कर दिया। और जो इसका पे ऑफ है सेम किसके इक्वल है, जो हम पुट को शॉर्ट करते हैं, इसलिए इस स्ट्रेटेजी को सिंथेटिक शॉर्ट पुट भी कह देते हैं। शॉर्ट पुट के केस में भी क्या होता है, स्टार्टिंग में हम पुट ऑप्शन को सेल कर देते हैं, पुट को सेल कर देते हैं, हम सामने वाले को राइट दे देते हैं कि इस स्ट्राइक प्राइस में हमें बेच देना, और इसके बदले में हमें थोड़ा सा प्रीमियम मिल जाता है। तो अगर मार्केट बढ़ जाएगी तो बायर राइट को एक्सरसाइज नहीं करेगा, और जो हमें प्रीमियम मिला उतना हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। पर अगर मार्केट गिर गई, तो हमने तो हायर में बेचने का राइट दे रखा है, तो अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा, हमें लॉस होता जाएगा, बस कितना नहीं होगा जो हमें प्रीमियम मिला है। सेम ही पे ऑफ चार्ट बनते हैं, इसलिए इसे सिंथेटिक शॉर्ट पुट भी कहते हैं। अब कॉलर में क्या होता है, कवर्ड कॉल, अंडरलाइंग स्टॉक पोजीशन प्लस शॉर्ट कॉल, ये तो रहता ही है, प्लस हम डाउनसाइड रिस्क को कम करने के लिए, हमारा अनलिमिटेड लॉसेज है, ये भी हमारे लिमिटेड हो जाए, इसके लिए हम एक पुट ऑप्शन को बाय भी कर लेते हैं। हम एक पुट ऑप्शन को बाय भी कर लेते हैं, ताकि अगर मार्केट ज्यादा गिरे तो हमें इसमें प्रॉफिट हो जाए, जो कि हमारे अनलिमिटेड लॉस को ऑफसेट कर दे। तो कॉलर में हम क्या करेंगे, कवर्ड कॉल
बस लॉन्ग पुट, ताकि हम अनलिमिटेड लॉस को लिमिटेड लॉस में कन्वर्ट कर सके। लेकिन इसका एक प्राइस भी लगता है। बाय करते हुए आप एक प्रीमियम दोगे, तो जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा था, कवर्ड कॉल में जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा था, वो इसके प्रीमियम से कम हो जाएगा। कॉलर में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और कम होगा, जो कवर्ड कॉल है उससे भी कम होगा, लेकिन आपके लॉसेस लिमिटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका बटरफ्लाई स्प्रेड। इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन का यूज करते हो। जनरली 4 ऑप्शन का यूज होता है। कैसे? आप लोअर स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन बाय करते हो, मिडिल स्ट्राइक प्राइस पर 2 कॉल ऑप्शन को सेल करते हो, फिर एक हायर स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन फिर से बाय कर लेते हो। लोअर और हायर पर आपने बाय किया, मिडिल पर 2 सेल कर दिए। तो अगेन इसमें भी लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस होता है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका नाम बटरफ्लाई क्यों है? क्योंकि जो इसका पे ऑफ चार्ट बनता है, वो काइंड ऑफ बटरफ्लाई के विंग्स की तरह बनता है, इसलिए इसे बटरफ्लाई स्प्रेड भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि हम ऑप्शन का यूज करके आर्बिट्राज कैसे कर सकते हैं। इसमें हमारा एक टाइप आता है पुट कॉल पैरिटी। पुट और कॉल का प्राइस, उनके जो फेयर प्राइस है उससे डिफरेंट है, तो हम उसका यूज कर लें। अब इसमें ये क्या कहते हैं कि पुट का प्राइस और कॉल का प्राइस सेम स्ट्राइक प्राइस है। मान लो ये स्ट्राइक प्राइस है सेम एक्सपायरी का। इसका अगर आपको कॉल का प्राइस पता है, तो आप मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करके जो इसका फेयर पुट प्राइस होना चाहिए, वो भी आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? सी प्लस एक्स इंटू ई रेस्ट पर माइनस टी इक्वल टू पी प्लस एस जीरो। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इस पर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख रहे हैं। सी क्या है? कॉल का प्रीमियम। पी क्या है? पुट का प्रीमियम। एक्स क्या है? स्ट्राइक प्राइस। एस जीरो क्या है? स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइन। रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी टाइम टू एक्सपायरी। हमारे पास एक ऑप्शन है सेम स्ट्राइक प्राइस का, सेम एक्सपायरी का। उसमें मार्केट में आपको कॉल का प्रीमियम प्राइस पता है, आप उसके पुट का फेयर प्राइस कि जो होना चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। आप इन सारी चीजों को डाल दो, आपके पास पुट का प्राइस आ जाएगा। अब आपका एक फेयर पुट ऑप्शन का प्राइस आया। उसके बाद आपने देखा एक्चुअल पुट ऑप्शन का प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है। अगर वो फेयर प्राइस से अलग है, यानी कि आपके पास आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। अगर एक्चुअल प्राइस ज्यादा चल रहा है तो उसे बेच दो, कम चल रहा है तो खरीद लो। क्यों? क्योंकि मार्केट अपनी मिस प्राइसिंग को जल्दी ही करेक्ट कर लेती है, जल्दी फेयर प्राइस आ जाएगा। इसीलिए आपने जब फेयर प्राइस निकाला और वो एक्चुअल प्राइस से अलग है, आपकी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करेगी। इसी चीज को कहते हैं पुट कॉल पैरिटी। पुट और कॉल प्रीमियम का जो फेयर प्राइस होना चाहिए, वो अलग चल रहा है। और आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि पुट कॉल जो पैरिटी प्रिंसिपल है, ये केवल यूरोपियन ऑप्शन पर अप्लाई होता है, अमेरिकन ऑप्शन पर अप्लाई नहीं होता। फिर नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आता है डेल्टा हेजिंग का। जो भी आपकी पोजीशन है, उसके कंबाइंड डेल्टा को जीरो बनाना, डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाना। कि डेल्टा कुछ भी हो, आपकी पोजीशन पर उसकी वजह से इफेक्ट ना पड़े। डेल्टा क्या होता है, ये हमने चैप्टर 4 में देखा था। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइन। कि अगर अंडरलाइन का प्राइस चेंज हो रहा है, तो उसका ऑप्शन प्रीमियम पर क्या इफेक्ट आएगा, ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, उसे बोल देते हैं हम डेल्टा। जैसे डेल्टा मान लो 0.40 था, 1 रुपीज का आपके अंडरलाइन में इंक्रीज हो गया, तो आपके ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस भी 40 पैसे से इंक्रीज हो जाएगा, डेल्टा इंटू जितना चेंज आया। अगेन इसका यूज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, हमें हैजिंग करनी है, डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनानी है, उसके लिए यूज किया जाता है, जिसे अगेन हम हेज रेशो भी कहते हैं। अब डेल्टा न्यूट्रल हेज रेशो का फॉर्मूला क्या है? एन डिवाइड बाय में डेल्टा। एन क्या है? जितनी यूनिट्स आपके पास है स्टॉक की वो, और डेल्टा क्या है? डेल्टा ऑफ द शेयर। एन डिवाइडेड बाय डेल्टा। मान लो आपके पास 100 यूनिट्स थी स्टॉक की, डेल्टा था 0.5, तो 100 डिवाइड बाय 0.5 यानी कि कितना आया? 200। तो आपको ऑप्शन के अंदर 200 यूनिट सेल करनी पड़ेगी। यूनिट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो लॉट साइज 50 है, तो आपको 4 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने पड़ेंगे। कॉल ऑप्शन के 4 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने पड़ेंगे। और लॉट साइज 100 है, तो आपको 2 कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट सेल करने पड़ेंगे। इस रेशो का यूज क्या होता है कि आपकी मान लो स्टॉक में या फिर फ्यूचर में पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन है, और आपको उसको डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाना है, तो ये रेशो बताता है कि आपको कितने नंबर ऑफ कॉल कॉन्ट्रैक्ट सेल करने पड़ेंगे ताकि आपकी पोजीशन डेल्टा न्यूट्रल हो जाए। यानी कि आपके स्टॉक का प्रॉफिट या लॉस आपकी जो कॉल ऑप्शन आप सेल करोगे उसके प्रॉफिट या लॉस से ऑफसेट हो जाए। ये कैसे निकलेगा? एन डिवाइड बाय डेल्टा। जो भी यूनिट आएगी उसको आप लॉट साइज से डिवाइड कर दोगे, उतने कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको सेल करने पड़ेंगे।
अब हमने चैप्टर 4 में देखा था कि जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस चेंज होता है तो डेल्टा खुद ही चेंज हो जाता है। अगर डेल्टा चेंज होगा, हमारा ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ हमें क्या करना है, जब हमारा वैल्यू चेंज होगा तो हमने जितनी यूनिट सेल किया उसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ये बढ़ गया तो हमें ज़्यादा यूनिट सेल करनी पड़ेगी, अगर कम हो गया तो हमें कुछ यूनिट्स को ऑफसेट कर लेना पड़ेगा। तो हमें हमारी पोजीशन को बार-बार एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। और लास्ट में एक और चीज़ क्या है, ऑप्शंस का डेल्टा वेरी हो सकता है, तो फ्यूचर के डेल्टा को जनरली 1 कंसीडर किया जाता है। डेल्टा क्या था कि हमारे ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस में जितना चेंज आ रहा है डिवाइड बाय में अंडरलाइंग के प्राइस में जितना चेंज आ रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन प्रीमियम से फ्यूचर प्राइस को चेंज कर दूं तो ये मेरा फ्यूचर के लिए डेल्टा हो जाएगा। और फ्यूचर और अंडरलाइंग के प्राइस में तो जनरली 1:1 का रेशियो रहता है कि 1 से अगर अंडरलाइंग प्राइस चेंज होगा तो फ्यूचर का प्राइस भी 1 से चेंज होगा, इसलिए फ्यूचर का डेल्टा जनरली 1 कंसीडर किया जाता है। फिर लास्ट कंसेप्ट आपका आता है पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो का मतलब क्या है कि आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम या फिर ओपन इंटरेस्ट, ये रेशो दोनों चीजों से कैलकुलेट किया जाता है कि आप ट्रेडिंग वॉल्यूम ले लो या फिर ओपन इंटरेस्ट ले लो। किसका? पुट ऑप्शंस का टू कॉल ऑप्शन। आप पुट ऑप्शन का लो और कॉल ऑप्शन से उसे डिवाइड कर दो। ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट ऑप्शन डिवाइड बाय ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल ऑप्शन, या फिर वॉल्यूम ऑफ पुट ऑप्शन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉल ऑप्शन। इससे आपका आ जाएगा पुट कॉल रेशो। जैसे मान लो पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट कितना था, 8000, कॉल का है 12000। 8000 डिवाइड बाय 12000, ये कितना हो गया आपका 0.67। अब ये पुट कॉल रेशो का सिग्निफिकेंस क्या है? इस रेशो की हेल्प से आप ट्रेंड को पता कर सकते हो कि बियरिश ट्रेंड चल रहा है या फिर बुलिश ट्रेंड चल रहा है। अगर आपका पुट कॉल रेशो लेस देन 1 है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट पुट ऑप्शंस का कम है, कॉल ऑप्शंस का ज्यादा है, ज्यादा कॉल ऑप्शन लोग बाय कर रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है बियरिश ट्रेंड। अब आप बोलोगे कि ज्यादा कॉल ऑप्शन बाय हो रहे हैं, यानी कि बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन पुट कॉल रेशो को कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर कहते हैं, यानी कि हमें इसे बाय साइड से नहीं, सेल साइड से एनालाइज करना है, सेल साइड के रिस्पेक्ट में इंटरप्रेट करना है। आप बोल रहे हो कि ज्यादा कॉल ऑप्शन बाय हो रहे हैं, ज्यादा कॉल ऑप्शन बाय हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ज्यादा कॉल ऑप्शन सेल हो रहे हैं। सेलर्स भी तो इक्वल ही हैं, जितने ऑप्शन बाय होंगे उतने ही सेल भी तो होंगे। एक ट्रेड जब दोनों मिलते हैं, एक बायर और सेलर मिलता है तभी तो होता है। उतने ही कॉल ऑप्शन सेल भी हो रहे हैं, और सेलर वालों का लॉस अनलिमिटेड होता है। बायर का तो क्या है, लॉस लिमिटेड है, जितना उसने प्रीमियम दिया उतना ही लॉस लिमिटेड है। लेकिन सेलर का तो अनलिमिटेड होता है। सेलर ज्यादा रिस्क लेने को रेडी है, सेलर कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा है, यानी कि उसे लगता है कि मार्केट यहाँ पे चढ़ेगी नहीं, इतनी रहेगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी, इसलिए ये रिस्क ट्रेंड है। हमेशा पुट कॉल रेशो को सेलर के रिस्पेक्ट में देखना है, इसीलिए इसे कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर भी कहते हैं। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, बाय साइड से एनालाइज करते हैं, ज्यादा बाय किस साइड में हो रहा है, लेकिन पुट कॉल रेशो को सेलर के रिस्पेक्ट में, राइटर के रिस्पेक्ट में इंटरप्रेट करना चाहिए कि ज्यादा कॉल ऑप्शन बाय हो रहे हैं, यानी कि उतने ही कॉल ऑप्शन सेल हो रहे हैं। तो सेलर के रिस्पेक्ट में देखें तो उन्हें लगता है कि मार्केट इतनी ही रहेगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी, चढ़ेगी नहीं। इसलिए अगर पुट कॉल रेशो लेस देन 1 है तो बियरिश ट्रेंड है, और पुट कॉल रेशो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि पुट ऑप्शन ज्यादा है कॉल ऑप्शन से, तो ये बुलिश ट्रेंड है कि ज्यादा पुट ऑप्शन सेल हो रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या फिर उतनी रहेगी, गिरेगी नहीं। इसके साथ हमारे चैप्टर 5 के कंसेप्ट पूरे होते हैं। अब हम एक बार इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। इफ एन इन्वेस्टर बाइज ए कॉल ऑप्शन विद ए लोअर स्ट्राइक प्राइस, लोअर स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया, एंड सेल्स अनदर कॉल ऑप्शन विद हायर स्ट्राइक प्राइस, हायर स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया है, बोथ ऑन द सेम अंडरलाइंग शेयर एंड सेम एक्सपायरी डेट। सेम अंडरलाइंग है, सेम एक्सपायरी है, एक्सपायरी हमारी सेम है। द स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड डैश, बुलिश स्प्रेड, बियरिश स्प्रेड, बटरफ्लाई स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड। तो जब हम लोअर का बाय करते हैं, हायर का सेल करते हैं, तो हमारी ये होती है बुलिश स्ट्रेटेजी, बुलिश स्प्रेड, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेज्ड पोजीशन, शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेंगल, प्रोटेक्टिव पुट, कवर्ड कॉल। तो हमने देखा था कि इनमें से हेजिंग स्ट्रेटेजी कौन सी है, प्रोटेक्टिव पुट। बाकी सारी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, प्रोटेक्टिव पुट आपकी हेजिंग स्ट्रेटेजी है ऑप्शन का यूज करके। इन ऑप्शन स्प्रेड देयर इज a combination of options constructed in such a way that there is limited profit or limited loss, ट्रू और फॉल्स। जब भी हम स्प्रेड बनाते हैं हमारा यही एम होता है कि लिमिटेड प्रॉफिट रहे, लिमिटेड लॉस हो। ये स्टेटमेंट ट्रू है। मिस्टर एक्स इज वेरी बुलिश ऑन द मार्केट, बुलिश है,
However, he feels some companies in his portfolio will not perform well in the future. कुछ कंपनियां लगता है कि वे अच्छा नहीं करेंगी, वे गिर भी सकती हैं. What strategy should he adopt? उसे क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए? सेल इंडेक्स फ्यूचर्स एंड सेल स्पेसिफिक कंपनी शेयर्स. इंडेक्स फ्यूचर भी सेल कर दो, और जो स्पेसिफिक कंपनी थी जो लग रहा था कि बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगी उन्हें भी सेल कर दो. बाय इंडेक्स फ्यूचर एंड सेल स्पेसिफिक कंपनी शेयर. इंडेक्स फ्यूचर को बाय कर लो और स्पेसिफिक कंपनी को सेल कर दो. सेल इंडेक्स फ्यूचर एंड बाय स्पेसिफिक कंपनी शेयर. इंडेक्स फ्यूचर को सेल करो और स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स को बाय कर लो. डू नथिंग एज मार्केट आर अनसर्टेन. अब हमारा व्यू बुलिश है, यानी कि हम इंडेक्स फ्यूचर में तो बाय करेंगे, और कुछ कंपनी पर हमारा व्यू क्या है कि अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो हम उन्हें सेल करेंगे. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बाय इंडेक्स फ्यूचर, क्योंकि हमारा बुलिश व्यू है. और कुछ कंपनी को लेकर हम डाउटफुल है तो उन्हें सेल कर दो. ऑप्शन बी, बाय इंडेक्स फ्यूचर एंड सेल स्पेसिफिक कंपनी शेयर्स. आइडेंटिफाई स्पेक्युलेटिव ट्रेड फ्रॉम बिलो. हमें स्पेक्युलेटिव ट्रेड बनाने हैं, ऐसा ट्रेड जिसे हमने प्रॉफिट कमाने के पर्पज से लिया है, हमारा हैजिंग या फिर आर्बिट्राजिंग का कोई पर्पज नहीं है. टेक ए लॉन्ग पोजीशन इन द स्टॉक फ्यूचर्स इन एक्सपेक्ट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ गुड रिजल्ट्स. हमें लगता है कि कंपनी के रिजल्ट बढ़िया आएंगे, उसके लिए हमने लॉन्ग पोजीशन ले ली. तो हमारा एक व्यू है जिसके लिए हमने पोजीशन लिया है, यानी कि हमने प्रॉफिट के पर्पज से पोजीशन लिया है. ये डेफिनेटली हमारा स्पेक्युलेटिव ट्रेड है. बाकी ऑप्शंस को देखते हैं. बाय अंडर प्राइस इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1 मंथ एंड साइमल्टेनियसली सेलिंग द ओवर प्राइस इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अनदर मंथ. अंडर प्राइस वाले को बाय किया, ओवर प्राइस वाले को सेल किया, तो ये हमारा कैलेंडर स्प्रेड है जो कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है. बाय स्टॉक इन द कैश मार्केट एंड साइमल्टेनियसली शॉर्ट द ओवर प्राइस स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. कैश मार्केट में बाय कर लिया, स्टॉक फ्यूचर ओवर प्राइस था तो उसको सेल कर दिया, तो अगेन ये हमारी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है. टेक ए शॉर्ट पोजीशन इन इंडेक्स फ्यूचर प्रोटेक्ट अगेंस्ट ए डिक्लाइन इन पोर्टफोलियो वैल्यू. हमारा एक पोर्टफोलियो था जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक पोजीशन लिया है, तो ये हमारी हेजिंग के लिए स्ट्रेटेजी है. तो हमारी टेक ए लॉन्ग पोजीशन द स्टॉक मार्केट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ गुड रिजल्ट्स, ये हमारी स्पेक्युलेटिव ट्रेड है. ऑप्शन ए. द स्ट्रेटेजी ऑफ डैश इन्वॉल्व्स ऑप्शन विद डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस बट द सेम एक्सपायरी डेट. हमारा यहाँ पर क्या था? एक्सपायरी. यहाँ पर था स्ट्राइक. ये बोल रहा है कि डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस बट सेम एक्सपायरी डेट. एक्सपायरी डेट सेम है, स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट है. उसको क्या कहते हैं? ट्रेडल, कैलेंडर स्प्रेड, वर्टिकल स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड. वर्टिकल लाइन बन रही है तो इसे वर्टिकल स्प्रेड कहते हैं. ऑप्शन सी. व्हाई आर द मार्जिन फॉर कैलेंडर स्प्रेड इन इंडेक्स फ्यूचर्स लो. कैलेंडर स्प्रेड के केस में मार्जिन लो रहते हैं, ऐसा क्यों है? बिकॉज कैलेंडर स्प्रेड्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज. एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते. बिकॉज कैलेंडर स्प्रेड्स आर ओटीटी ट्रांजेक्शन, ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन है. बिकॉज द मार्केट रिस्क इज लो इन कैलेंडर स्प्रेड. मार्केट रिस्क काफी लो होता है इसलिए मार्जिन लो रहते हैं. बिकॉज कैलेंडर स्प्रेड्स आर स्पेशल ट्रांजेक्शन गारंटीड बाय आरबीआई. ये स्पेशल ट्रांजेक्शन है. कैलेंडर स्प्रेड में हम क्या करते हैं? एक मंथ का बाय करते हैं, दूसरे का सेल कर रहे हैं. बेसिकली हम अपोजिट ट्रांजेक्शन्स ले रहे हैं. जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा एक दूसरे से वो ऑफसेट हो जाएगा. केवल स्मॉल, जो भी फेयर प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच में डिफरेंस होगा उतना ही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस हो सकता है. तो हमारा रिस्क काफी लो है इसलिए मार्जिन लो रहते हैं. ऑप्शन सी. बिकॉज द मार्केट रिस्क इज लो इन कैलेंडर स्प्रेड. किसी भी डायरेक्शन में मार्केट चली जाए हमारे काफी कम प्रॉफिट और काफी कम लॉस रहेंगे. आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी in which an investor takes a short position in the call option and a long position in the underlying stock. अंडरलाइंग स्टॉक में तो लॉन्ग पोजीशन है, अंडरलाइंग स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, प्लस हमने एक शॉर्ट पोजीशन ले ली, शॉर्ट कॉल ले लिया. तो इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? राइटिंग ए नेक्ड कॉल, प्रोटेक्टिव कॉल स्ट्रेटजी, राइटिंग ए कवर्ड कॉल, बटरफ्लाई स्ट्रेटजी. तो इसे हम कवर्ड कॉल कहते हैं. ऑप्शन सी. और यहाँ पर कवर्ड कॉल के साथ राइटिंग क्यों लगा है? क्योंकि हमारी कॉल ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन है. शॉर्ट को हम राइटर भी कहते हैं, सेलर भी कहते हैं, इसलिए राइटिंग ए कवर्ड कॉल. विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इंडिकेट्स अ बुलिश ट्रेंड इन द अंडरलाइंग. कौन सी सिचुएशन बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है? राइजिंग फ्यूचर प्राइस अलोंग विद राइजिंग ओपन इंटरेस्ट. फ्यूचर प्राइस भी राइज हो रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट भी राइज हो रहा है, तो ये डेफिनेटली हमारी बुलिश ट्रेंड है. बाकी देखते हैं. राइजिंग फ्यूचर प्राइस अलोंग विद ए फॉलिंग ओपन इंटरेस्ट. फ्यूचर प्राइस तो राइज हो रहे हैं लेकिन ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, तो ये हमारी क्या है? शॉर्ट कवरिंग. ए फॉलिंग फ्यूचर प्राइस अलोंग विद राइजिंग ओपन इंटरेस्ट, ये क्या है हमारा? शॉर्ट बिल्डअप, बियरिश ट्रेंड. ए फॉलिंग फ्यूचर प्राइस अलोंग विद फॉलिंग ओपन इंटरेस्ट, ये हमारा क्या है? लॉन्ग अनवाइंडिंग. तो हमारा बुलिश ट्रेंड कौन सा इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन ए. ए राइजिंग फ्यूचर प्राइस अलोंग विद राइजिंग ओपन इंटरेस्ट. पुट कॉल पैरिटी रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन डैश फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ऑन द सेम स्टॉक. कॉल ऑप्शन ऑन द सेम स्टॉक विद द सेम मैच्योरिटी बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस. Call and put option on the same stock
different strike prices and maturity. Call and put option on the same stock with the same strike price and maturity. हमारे स्ट्राइक प्राइस और मैच्योरिटी एक्सपायरी सेम रहती है. ऑप्शन डी, कॉल एंड पुट ऑप्शन ऑन द सेम स्टॉक विद द सेम स्ट्राइक प्राइसेस एंड मैच्योरिटी. लास्ट में आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है. द स्ट्रेटजी ऑफ बाइंग ए पुट ऑप्शन ऑन ए स्टॉक यू आर ओनिंग इज नोन एज डैश. आपके पास एक स्टॉक है, उसके साथ आपने एक पुट ऑप्शन को बाय कर लिया, तो इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? कैलेंडर स्प्रेड, एग्रेसिव पुट, प्रोटेक्टिव पुट या फिर स्ट्रेडल. इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा. इसके अलावा इस चैप्टर से आपके कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू गाइस.